तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। साथियों, डी के गुड बुक की तमाम फैमिली का शुक्रिया, बार बार दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, ये प्यार ऐसे बना रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं और इस फैमिली को हम दिन प्रतिदिन बड़ा करें। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको चैनल का काम अच्छा लगता है तो। साथियों, एक और नए मुद्दे के साथ में फिर दोबारा से आपके बीच उपस्थित हूँ। आज का मुद्दा हरियाणा का है। दिल्ली के पास हरियाणा में यमुनानगर का ये मुद्दा है। और ये जो मुद्दा है ना, ये उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो लव मैरिज जिन्होंने किया है या जो करने वाले हैं या जो लव मैरिज को ज़्यादा तवज्जो देते हैं अरेंज मैरिज के हिसाब से। अगर अरेंज मैरिज उनको सही नहीं लगती वो भी सुने, जो लव मैरिज कर रहे हैं या कर चुके हैं वो भी सुने। इसमें बड़े पेचोखम हैं, इस कहानी में बड़े उतार चढ़ाव हैं। क्या कभी जिनसे हम लव मैरिज कर रहे हैं या जो हमसे लव मैरिज कर रहा है, क्या वो पूरी तरह से खुश हैं या उनका ये बिल्कुल मान लिया जाए कि इसने इस लड़की से लव मैरिज किया है, क्या इस लड़की का कहीं और दूसरी तरफ चक्कर तो नहीं है? कुछ भी हो सकता है। कहानी इसी तरह से ये आगे बढ़ती है और मैं वादा करता हूँ जैसे ये आगे बढ़ेगी तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। साथियों, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के पास हरियाणा और हरियाणा के में भी यमुनानगर की ये कॉलोनी की एक घटना है, एक कहानी है। कहानी की जो शुरुआत होती है ये होती है 27 मई 2016 से। 27 मई 2016 से इसकी स्टार्टिंग होती है। इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक लड़की जिसका नाम प्रियंका, अब ये प्रियंका जिस कॉलेज में पढ़ती थी, बेहद खूबसूरत, दिखने में अच्छी, वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट होता है तो ये मिस कॉलेज चुनी जाती है अपनी खूबसूरती के चलते। उसके बाद दिल्ली का एक कंपटीशन होता है, उसमें ये मिस दिल्ली चुनी जाती है अपनी खूबसूरती के जलवे के हिसाब से। खूबसूरत बहुत थी तो उसके हिसाब से ये मिस दिल्ली चुनी जाती है। कॉलेज में मिस कॉलेज चुनी जाती है। उसी ही कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जो बिजनेसमैन फैमिली से था, करोड़पति फैमिली से था, अच्छा खासा घर, बढ़िया काम उनका, और करोड़पति या अरबपति भी कहें तो गलत नहीं होगा, जिसका नाम था योगेश बत्रा। योगेश बत्रा भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें प्रियंका पढ़ती थी। प्रियंका से इसको प्यार हो जाता है, दोनों में बातचीत शुरू होती है, प्यार हो जाता है, प्यार आगे परवान चढ़ता है और शादी में तब्दील हो जाता है। दोनों लोग शादी कर लेते हैं। प्रियंका जो मिस कॉलेज और मिस दिल्ली थी, और योगेश बत्रा जो अच्छी खासी फैमिली से, करोड़पति फैमिली से था। इन दोनों की शादी हो जाती है, लव मैरिज। घर वाले भी खुश थे कि चलो ठीक है, अच्छा परिवार मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शादी तो करनी ही थी। तो योगेश बत्रा की शादी हो जाती है प्रियंका से। शादी हो जाती है, सब कुछ अच्छा चल रहा था और इस चीज़ को धीरे धीरे 18 साल बीत जाते हैं। इस बीच उनके 2 बच्चे होते हैं। फैमिली खुश थी, सब कुछ बढ़िया। मम्मी और पापा योगेश बत्रा की वो भी साथ में रहते थे, थोड़ा डिस्टेंस पे। और 18 साल इसको बीत जाते हैं। इतनी खुशी थी मतलब दोनों को, और बत्रा साहब को भी ये खुशी थी जो योगेश बत्रा है कि मेरे पास मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो मिस दिल्ली है। तो अपने आप में नाम होता है, रुतबा होता है, और पैसे की तो कोई कमी पहले से थी ही नहीं, बिजनेसमैन फैमिली है। 18 साल के बाद एक ऐसी चीज़ होती है जो शायद किसी ने ना कभी सोची होगी, ना कभी सुनी होगी, ना कभी दिमाग में भी आया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। होता क्या है कि एक फंक्शन में योगेश बत्रा के जितने भी रिलेटिव थे, जितने भी जानकार थे, वो सब गए हुए थे उस दिन। 27 मई 2016 की ये बात है। सब बाहर गए हुए थे। उस दिन योगेश बत्रा अपने उस एरिया में अकेला था, कोई उनका रिलेटिव रिश्तेदार नहीं था। और ये बात उस व्यक्ति को पता थी जिसने इसके साथ में कृत्य किया। अब ये भी एक फैमिली, अपनी फैमिली के साथ में योगेश बत्रा और प्रियंका बच्चों के साथ में जाते हैं। बच्चों को ये पहले ही अलग, बच्चे तो कहीं अलग पढ़ रहे थे मतलब। तो दोनों लोग पार्टी से वापस आते हैं, जिस पार्टी में जाते थे वहाँ एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं। रात को वापस आते हैं, घर में एंट्री करते हैं, तो एंट्री करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद सुबह को किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सुबह को अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और प्रियंका बदहवास हालत में चीखती हुई बाहर आती है, चिल्लाते हुए बाहर आती है। उसकी चीख पुकार सुन करके आसपास के लोग, पड़ोसी आते हैं, देखते हैं कि क्या है। वो बताती है कि किसी ने जो है मेरे पति का कत्ल कर दिया है। पति का कत्ल, पति की बॉडी सामने पड़ी है योगेश बत्रा की, और पहली नज़र में देखने के लिए ये लग रहा था कि ये कत्ल है और लूटपाट के हिसाब से किया गया है। लोगों ने घर में जाकर देखा तो घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, इधर उधर पड़ा था। तो पहली नज़र में लोगों को देख करके लग रहा था कि ये लूटपाट का मामला है। और योगेश बत्रा ने विरोध किया होगा तो उन लोगों ने पहचान के चलते कि हमारी पहचान सामने ना आ जाए, तो योगेश बत्रा का कत्ल कर दिया। पहली नज़र में ये लग रहा था। उनमें से किसी एक ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई। पुलिस ने पूरा छानबीन किया। प्रियंका का रो रो के बुरा हाल, बात भी वाजिब थी क्योंकि अभी उम्र ही क्या थी, क्या देखा हुआ था उसने, और रो रो का बुरा हाल था उसका।
और आसपास के जो रिलेटिव थे, जो रिश्तेदार थे, वो भी आने शुरू हो गए। लोगों का तांता लग गया कि आखिरकार ऐसे कैसे होगा, क्योंकि बड़ा मामला था। करोड़पति बिजनेसमैन की मर्डर का, हत्या का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। तो ये इस तरह से चलता रहा और लोग आ रहे थे, लोग देख करके जा रहे थे। पहली नज़र में देख के लग रहा था कि ये मर्डर का मामला है, और मर्डर जो किया गया है वो लूटपाट करने आए लोगों के द्वारा किया गया है, अपनी पहचान को छुपाने के लिए। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, सीसीटीवी देखती है, कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि कैसे हुआ, कौन था। उसके बाद में क्योंकि शख्स जो थी अकेली, वो प्रियंका ही थी घर में, तो पूछताछ भी प्रियंका से बनती थी, ये वाजिब बात थी। पुलिस उनसे थोड़ा सा पूछताछ करती है फॉर्मली, क्योंकि वो ऐसी हालत में थी भी नहीं कि उसको पूरी तरह से टारगेट करके और पूछताछ की जाए। तो वो बदहवास थी, रोने में पागल थी, बार बार बेहोश होते जा रही थी। अक्सर देखा होगा कि जैसे किसी की कोई मृत्यु हो जाती है और सदमा होता है लोगों को, तो रोते रोते कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग नाटक भी करते हैं, कुछ लोग सच में हो जाते हैं, और कई बार बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको पानी वानी का छींटा मार करके उनके चेहरे पर उनको होश में लाया जाता है। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा। तो सेम यही कंडीशन थी प्रियंका के साथ। प्रियंका बार बार बदहवास हो रही थी। जो व्यक्ति, जो रिलेटिव, जो रिश्तेदार उससे मिलने आ रहे थे, उनको देख करके दहाड़े मार मार के रो रही थी। तो पुलिस वालों ने भी उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं करी और वो वापस आ गए। शाम को अंतिम संस्कार किया गया बत्रा साहब की बॉडी का, योगेश बत्रा, जिनका मर्डर हुआ था। इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और अंतिम संस्कार हो गया। सबको लग रहा था कि लूटपाट के मामले से ये किया गया है। और उसने बताया कि जब 2-3 दिन हो गए तो पुलिस फिर दोबारा से आई छानबीन करने। फिर दोबारा से आई तो प्रियंका का बयान रिकॉर्ड हुआ। उसने बयान में बताया कि 3 हथियारबंद बदमाश नकाब पहने हुए हमारे घर में दाखिल हुए, और मैंने नीचे चीख पुकार सुन करके मैं वापस नीचे देखने लगी, तो मैं देखती हूँ कि मेरे पति को वो लेकर के आ रहे हैं अपने साथ। उनके गले पर चाकू रखा हुआ है, 3 लोग हैं, और वो चाकू के पॉइंट पर उसको ऊपर लेकर के आ रहे हैं लूटपाट करने के इरादे से। अब उसको फिर बताया गया, प्रियंका ने फिर बताया कि उन्होंने मेरे सारे जेवर, क्योंकि मैं पार्टी में गई थी, मैंने जेवर पहना हुआ था, मेरे सारे जेवर लेकर के गए, और घर में जो पैसा था, जो नकदी थी, जो अन्य जेवर थे, वो भी लेकर के वो फरार हो गए, और मुझे उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया। ये बयान रिकॉर्ड करके पुलिस आ जाती है। उसके बाद केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। ठंडे बस्ते में चला जाता है तो सारा कुछ नॉर्मल होते जा रहा था। अब घर वालों को एक शक हो रहा था, घर वालों में भी माँ को शक हो रहा था। जो योगेश बत्रा की माँ थी, उसको शक हो रहा था, और शक भी कैसा कि उसके सपने में योगेश बत्रा आता था, और उसको ऐसा महसूस होता था, उसकी माँ को, कि शायद मेरे बेटे के साथ में कुछ अनहोनी घटना हुई है, ये इसका मर्डर नहीं हुआ है। तो पहले चीज़ में देख करके ऐसा लग रहा था कि मर्डर नहीं है, कुछ अनहोनी चीज़ हो गई है। तो वो अपने हस्बैंड से बताती है, यानी कि योगेश बत्रा के पिता से बताती है कि मुझे कुछ शक हो रहा है। तो आमतौर पर जैसे होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है, आप माँ हो, आपको ज़्यादा सदमा लगा हुआ है, ऐसा मेंटलिटी के चलते होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस ने तफ्तीश की है और ये लूटपाट के दौरान हुआ मर्डर है, ना कि कोई अन्य कोई चीज़ है। तो इस बीच 4-5-6 दिनों में जो वाइफ थी प्रियंका, वो नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, नॉर्मल हो जाती है और अपना काम वाम वगैरह करना शुरू कर देती है। 1 महीने के अंदर अंदर जो कंपनी थी योगेश बत्रा की, उसमें वो चेयरमैन बन जाती है, और सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे कागज़ वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लेती है। उनको थोड़ा सा शक हो जाता है, दोनों को, जो उसके सास और ससुर थे, योगेश बत्रा के मम्मी और पापा, उनको शक होता है कि अभी हमारे बेटे को 1 महीना भी नहीं हुआ अच्छे से, और हमारी पत्नी, हमारी जो बहू है योगेश की पत्नी, उसने ये इस तरह से कैसे करना शुरू कर दिया। हालांकि हमारे पास सब इसी का है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा रही है, तो शायद कुछ गड़बड़ है। और इस चीज़ को चलते हुए 4 महीने हो गए थे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने हो गए थे। 4 महीने के बाद प्रियंका के हाव भाव देख करके घर वालों को भी कान खड़े होते हैं, वो सोचते हैं कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पहली बार योगेश बत्रा के पिताजी वो जाते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और FIR दर्ज कराते हैं कि मेरे बेटे की डेथ हुई थी अब से 1 महीना पहले, 4 महीने पहले, और मुझे कुछ शक है, आप उसके बारे में तफ्तीश कीजिए। पूरी तरह से वो भी नहीं बता पा रहे थे कि इसमें गुनहगार कौन है, किसने मारा योगेश बत्रा को। तो पुलिस FIR दर्ज करती है, क्योंकि अच्छे रुतबेदार व्यक्ति, करोड़पति फैमिली से, बिजनेसमैन, उनकी FIR लेती है और थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर का बता करके उसको वो ठंडे बस्ते में डाल देती है। वो 3-4 बार और चक्कर लगाते हैं पुलिस स्टेशन के, पूछते हैं कि क्या हुआ, कार्रवाई में कोई प्रोग्रेस है क्या। तो पुलिस वाले कहते हैं कि कार्रवाई चल रही है, हम आपको जल्दी बताएंगे। वो वापस लौट जाते हैं। इस चीज़ को 4 महीने हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों,
योगेश बत्रा के मम्मी और पापा एक प्लान बनाते हैं कि अगर हम अपने बेटे की मौत को बिना समझे, बिना उसकी सच्चाई जाने अगर हम इस दुनिया से चले गए, हम गुजर गए, तो शायद एक मन पे बोझ रह जाएगा। तो क्यों ना हम कोई और तरीका निकालते हैं ताकि हम अपने बेटे की उस मौत का सच्चाई जान सकें। तो ये अक्सर क्या होता है कि जब पुलिस अपना काम सही से नहीं करती, तो जो लोग बड़ी फैमिली से होते हैं, करोड़पति लोग, अच्छे खासा बिजनेसमैन, तो वो अक्सर प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं, जो जासूस होते हैं, प्राइवेट जासूस। वो प्राइवेसी के हिसाब से जासूसी करते हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी को कुछ कहे। तो वो एक प्राइवेट जासूस को हायर करते हैं। प्राइवेट जासूस हायर किया जाता है। अब जासूस पीछे लग जाता है, वो देखता है, सारी छानबीन करता है। उसके कॉन्टैक्ट भी थे पुलिस में भी, अन्य लोगों में भी, अखबार में भी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से भी। ऐसे इस तरह के जो लोग हैं जो जासूसी का काम करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। इनको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो बड़ी सॉलिड मिलती है। तो ये अपनी जाँच का सिलसिला बढ़ा देता है, चोरी छुपे जाँच करता। तो ये क्या देखता है कि जो प्रियंका है, ये प्रियंका अपने ही पास का एक जिम था, वहाँ पे वो जिम को ज्वाइन करती है और डेली वेज वो जिम जाती है टाइम से। उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि अभी इसके पति को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और उसने जिम ज्वाइन कर लिया और बड़ी खुश भी है। लेकिन फिर दोबारा दिमाग में आया कि हो सकता है कि अपने अकेलेपन को भुलाने के लिए जिम ज्वाइन कर लिया हो, तो बात फिर वहीं पे आई गई हो गई। उसके बाद एक दिन फिर दोबारा से देखता है कि जो जिम का ट्रेनर है, जिम का ट्रेनर जिसका नाम रोहित कुमार, रोहित प्रियंका के घर के आसपास देखा जाता है, घर से निकलता हुआ देखा जाता है। इस चीज़ को जासूस कैच करता है और फिर वो सारा का सारा फोकस प्रियंका पे और रोहित पर, जो जिम का ट्रेनर है, उस पर लगा देता है। उस पर लगा देता है तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। अब जिम के ट्रेनर को इसने एक 36 लाख रुपए की गाड़ी भी गिफ्ट करी थी प्रियंका ने। अब जिम का ट्रेनर है, जिम सिखाता है, जिम बताता है कैसे पुशअप करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें बताता है। तो एक ट्रेनर को 36 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट देने का क्या मतलब है, ये दिमाग में टच कर गई उस जासूस के। तो उन पे पूरा फोकस लगा दिया फिर इसने, और लास्ट में इसने वो सारी चीज़ें, जो भी छोटे मोटे सबूत थे, हर चीज़ वो फेवर में जा रही थी उन माता पिता के जो शक जता रहे थे कि शायद ऐसा कुछ हुआ है। तो वो बिल्कुल सही शक जता रहे थे, क्योंकि ये कोई मर्डर नहीं था, ये कोई हत्या ऑटोमेटिक अपने आप हुई नहीं थी, ये जानबूझ करके सोची समझी साजिश थी। 36 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट करने का सीधा सीधा मतलब है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। उसके बाद बहुत सारे सबूत और भी लेकर के आता हो, इंटीमेट सीन, जो आपस में वो कैमरे से फ़ोटो वगैरह क्लिक करना, दोनों साथ में रहना, होटल जाना, घूमना फिरना, साथ में रहना, वो सारी चीज़ें उसके साथ थी। ट्रेनर की कुछ पिक्चर्स ऐसी थी, कुछ फ़ोटोज़ ऐसे थे जिसने बिल्कुल साबित कर दिया कि इन दोनों का रिश्ता दोस्ती का नहीं, दोस्ती से भी आगे बढ़ कर के कुछ है। ये सारे सबूत ला करके वो दे देते हैं योगेश बत्रा के पिताजी को, और वो सबूत काफ़ी थे बताने के लिए कि कोई अलग मामला चल रहा है। अच्छा, इससे पहले भी जब पुलिस ने छानबीन की थी, ये जासूस हायर करने से भी पहले, तो उसने एक चीज़ और बताई थी जो रिकॉर्ड में है कि जब हम पार्टी से आए, प्रियंका ने बताया पुलिस को कि जब हम पार्टी से आए तो मैंने देखा कि चाकू लेकर के जैसे वो ऊपर आ रहे हैं, तो हम दोनों पहले ऊपर गए थे, मेरे पति और मैं, और मेरे पति मुझे ये कह करके नीचे आए थे थोड़ी देर के लिए कि नीचे जो पार्किंग एरिया है उसकी लाइट ऑन रह गई है, तो मैं उसको ऑफ़ करके आता हूँ। तो वो लाइट ऑफ़ करके गए और नीचे जा कर के फिर कुछ आवाज़ें आई, तब मैंने देखा कि इस तरह से वो चाकू की नोक पर लेकर के उसको आ रहे हैं। तो इस तरह के कुछ उसने बयान दिए थे। पुलिस ने वो बयान को सही समझते हुए केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर परिवार वालों ने जासूस हायर करा और जासूस ने वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के उनके सामने रख दी। योगेश बत्रा के पिताजी फिर दोबारा से जाते हैं पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाकर के वो सारे सबूत जो जासूस ने उनको दिए थे वो पुलिस के सामने रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं, उन लोगों ने कोई तफ्तीश नहीं की। और मैंने प्राइवेट जासूस को हायर करके ये कुछ सबूत निकलवाए हैं, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा छानबीन करिए कि क्या सही है क्या गलत है। ऊपर आला अधिकारियों का प्रेशर था, करोड़पति फैमिली थी, पुलिस वालों के भी कान खड़े हो गए, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था फ़ौरन हरकत में आए, उन्होंने छानबीन करना शुरू कर दिया। छानबीन करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले वही जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है कि मोबाइल को सर्विलांस पे लगाना, कॉल डिटेल चेक करना। अब जब कॉल डिटेल चेक किया गया तो उसमें थोड़ा सा शक हुआ उसी ही पर जो सस्पेक्ट था, जो गुनहगार था, जिसकी बार बार आंखें बंद हो रही थी, रोते रोते बेहोश हो रही थी, उस महिला पे, यानी कि प्रियंका पे, जो पत्नी थी योगेश बत्रा की। तो उसको थोड़ा सा
रडार पे लिया जाता है और उठा करके उससे पूछताछ की जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उसने अपने बयान में दी थी और जो उसका बयान था वो पूरी तरह से बाद में झूठा साबित हो गया। पहला तो उसने ये कहा था कि जब हम पार्टी से आए तो पार्किंग एरिया की लाइट बंद करने के लिए मेरे पति नीचे आए और उसी टाइम ये काम हुआ, जबकि देखा गया कि जो उनका फर्स्ट फ्लोर है, जो दूसरी मंजिल है, उस पर भी एक स्विच है जिससे पार्किंग एरिया की नीचे की लाइट ऑन या ऑफ की जा सकती है। तो यहाँ वो फंस गई थी प्रियंका और कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद उसने कहा कि मेरे पति को ज़बरदस्ती चाकू की नोक पर ऊपर ला रहे थे और मारा पीट भी हो रही थी, मेरे पति को बार बार मार रहे थे, मेरे पति भी उनसे छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन यहाँ भी वो गलत साबित हुई, क्योंकि योगेश बत्रा चश्मा पहनता था और जब उसकी लाश पड़ी थी, जब पुलिस ने आकर के देखा तो वो चश्मा ऐसा ही उसके चेहरे पर लगा हुआ था। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि छीना झपटी हुई है, क्योंकि छीना झपटी जब होती है तो चश्मा गिर जाता है, तो वो चश्मा लगा हुआ था। फिर उसने बताया कि मेरे सारे जेवर लेकर के वो चले गए और मुझे बंद कर दिया उसमें बाथरूम में। तो मानने वाली बात है, थोड़ा सा अगर साइंस यहाँ पर लगाया जाए कि अगर योगेश उनको पहचान सकता था तो क्या वो घरवाली उसकी जो थी प्रियंका वो भी पहचान सकती थी? और पहचान जब उसने बताया कि वो नकाब पोस्ट थे तो पहचान का मतलब ही नहीं, तो योगेश बत्रा का मर्डर किया और उसको कैसे जिंदा छोड़ दिया? तो ये भी एक सोचने वाली बात थी। सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और उसने सारा कुछ जताने की कोशिश करी कि इस तरह से लूटपाट का ही मामला सामने आया, लेकिन ऐसा नहीं था। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की कि आपने जो बयान दिया था वो आपके बयान से मैच नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो आखिर ये है क्या, सीधा सीधा आप हमें बताओ। और जब उसके सामने, प्रियंका के सामने कुछ नहीं बनी बात, पहले वो घुमाने का प्रयास करती है, उधर उधर की बातों में फंसाने का प्रयास करती है, लेकिन जब कुछ नहीं दिखता उसको आसपास की, अब तो फंस गए क्या करें, फिर वो एक कहानी सुनाती है। कहानी ये थी कि जैसे मैंने पहले बताया, वो मिस दिल्ली और मिस कॉलेज रह चुकी है, लव मैरिज हुआ था। उसके बाद में उसकी दोस्ती हो जाती है जिम के ट्रेनर से, प्यार हो जाता है। और ये जो जिम का ट्रेनर है, ये काफ़ी पहले से उसकी मुलाकात उससे रहती है। अब मुलाकात प्यार में बढ़ जाती है, प्यार में तब्दील हो जाती है। अब मामला ये था कि पूरी तरह से बिना मर्डर किए भी वो उसके साथ रह सकती थी जो ट्रेनर था, लेकिन ऐसा क्यों? उसको छोड़ सकती थी, तलाक दे सकती थी अपने पति को, उसको मारने की क्या ज़रूरत थी? तो उसने बताया कि मैं चाहती थी कि एक तो योगेश बत्रा की पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए और उधर रोहित भी मेरा हो जाए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता, दोनों हाथों में लड्डू कैसे होंगे? कहीं ना कहीं फंस जाता है इंसान। और यही काम हुआ प्रियंका के साथ में। प्रियंका ने बताया कि मैंने प्लान बनाया था, और ये उस दिन का प्लान बनाया था जो 27 मई 2016 का जो इनका प्लान था, वो यही था कि उस दिन इसके जो रिलेटिव हैं योगेश बत्रा के, वो यहाँ नहीं रहेंगे, किसी फंक्शन में जाएंगे, तो जल्दी से मदद करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये इन्होंने प्लान बनाया और इस प्लान में शामिल हुआ खुद जिम का ट्रेनर रोहित, और रोहित के साथ एक उसका ड्राइवर। ये दो लोग शामिल होते हैं उसको अंजाम देने के लिए। और जब पुलिस ने सीसीटीवी में देखा, महिला ने बताए थे कि 3 लोग थे नकाबपोश, लेकिन सीसीटीवी की मदद से दिख रहे हैं 2 लोग, यहाँ भी उसका झूठ पकड़ा जाता है। तो सारा का सारा रडार घूम फिर करके उसी की पत्नी पर आकर थम जाता है, जिसके आंसू नहीं सूख रहे थे, जो रोते रोते बेहोश हो रही थी, जिसकी बार बार जो है जबड़ा भिंच रहा था, पानी डाल डाल के उसको होश में लाया जा रहा था, जो लोगों से, रिलेटिव से इतना मिल करके रो रही थी, बेहोश थी, बदहवास थी। किसी को नहीं पता था कि यही नाटक जो कर रही है, इसी ने अपने पति का कत्ल किया। और इसने बताया कि जब कत्ल हो रहा था मैं बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। मेरे बॉयफ्रेंड यानी कि रोहित ने और उसके ड्राइवर ने उन दोनों को पकड़ा, उन दोनों ने पकड़ा और उसको मौत के घाट उतार दिया, और मैं बिल्कुल सामने खड़ी थी। और बाद में उसने ये भी कहा उन दोनों से कि ज़रा सही से चेक करो कि ये मर चुका है या नहीं। तो उसने उसे कहा कि हाँ, अब इसकी डेथ हो चुकी है पूरी तरह से। उसके बाद वो लोग अपने काम को अंजाम दे करके वहाँ से निकल जाते हैं। साथियों, ये कहानी थी एक ऐसे महिला की, ऐसी शख्स की जिसने लव मैरिज किया अपनी मर्जी से, और उसके बाद 18 साल बाद अपने ही पति की हत्या कर दी अपने बॉयफ्रेंड के चलते, अपने बॉयफ्रेंड के प्यार के जाल में फंस करके। अगर उसको उसके साथ रहना था तो वो उसको तलाक दे सकती थी, उसके साथ रह सकती थी, लेकिन यहाँ फिर वही बात आती है कि उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़नी और आशिक भी नहीं छोड़ना। तो दोनों चीज़ें वो साथ में लेकर के चलना चाहती थी, जो पॉसिबल नहीं हुआ। अब प्रियंका जेल में है और उसके दोनों जो साथी थे वो भी जेल में हैं। इस कहानी से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि अगर लव मैरिज जितने भी लोग कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो करेंगे, उनके लिए भी ये कहानी ना एक ही सबक है। और ये जो सबक है, ये सीखना, ये समझना, ये
अपने अंदर लाना ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को बता सकें, अपने बच्चों को भी बता सकें कि ज़रूरी नहीं है कि जिससे आप शादी कर रहे हो अपनी मर्ज़ी से वो आपका शुभचिंतक ही निकले। बहुत सारे केसों में ऐसा हुआ है कि लव मैरिज हुई है और बाद में जो अंजाम हुआ वो कत्ल तक जा पहुंचा, वो बड़े क्राइम का रूप ले लिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, लेकिन फिर भी लोग लव मैरिज को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि गलत नहीं है, जो जिससे प्यार करता है वो उससे शादी कर सकता है, ये कानून में भी है, इसके ऊपर प्रॉपर लॉ है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन क्या हो अगर लव मैरिज करने वाले ही लड़की अपने ही उस लवर को मार दे, उस पति को मार दे जिससे कभी उसने शादी की थी, सबको दरकिनार करते हुए, जिसके साथ वो कभी आई थी, जो उससे प्यार करता था। जब उसने पहले आदमी को, अपने पहले पति को मार दिया, क्या ये गारंटी है कि वो जो दूसरा शख्स उसके ज़िंदगी में आता, क्या वो उसे ज़िंदा रखती, क्या वो उसे कभी नहीं छोड़ती? तो ऐसा नहीं है, वो उसको भी छोड़ सकती थी। जब वो किसी करोड़पति बिजनेसमैन के साथ रही, किसी चीज़ की कमी नहीं रही, जब उसने वो छोड़ दिया, जब उसने उसको मार दिया, तो ये रोहित जैसे उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इन जैसे लोगों को भी ये समझना चाहिए। जो शादीशुदा महिलाएं हैं, अगर उस तरह का वो कृत्य कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपने पति को मार दूंगी, तो उससे सचेत हो जाना। जो तुम्हारे लिए अपने पति को मार रही है ना, तो उसके लिए तुम कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हो। उसने अपने पति के सामने 7 फेरे लिए, अपनी अग्नि को साक्षी मानकर पूरे समाज के सामने, और तुम तो उसके लवर हो, तुम तो उसके आशिक हो। तुम्हारा क्या अंजाम हो सकता है ये आप बेहतर समझ सकते हो, सब लोग समझदार हैं। तो साथियों, ये कहानी थी जिसमें हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, जिसमें हमें चौकन्ना रहने की भी ज़रूरत है कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो आप उसको थोड़ा सा डीपली ले करके थोड़ा सा छानबीन भी उसके बारे में ज़रूर करें। क्योंकि प्यार, मोहब्बत, ये इश्क वगैरह ना आजकल सब अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा हो गया है। आदमी फ़र्क ही नहीं समझ रहा कि मर्डर करके या किसी भी कृत्य को करके वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, लेकिन ऐसा ये सब कुछ गलत है। तो लव मैरिज वाले लोग इस वीडियो को ज़रूर सुनें, शेयर भी करें, ताकि लोगों को थोड़ा सा सचेत हो जाए और वो थोड़ा सा अपना बचाव करना शुरू कर दें। ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक के साथ, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और आपको चैनल का काम अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। डी के गुड फैमिली को बड़ा करने का काम करें, और आपकी सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है, बेहद ज़रूरत है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारी मदद करें, सपोर्ट करें, और इसकी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को इस तरह के लोगों से बचने में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो शुक्रिया, धन्यवाद। जल्दी मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।